हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया जो कि एमए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है कि यूनिट थर्ड साउथ एशिया के अंतर्गत एक टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट, इश्यू ऑफ तिब्बत, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन इन पोस्ट कोल्ड वॉर एक टॉपिक है यूनिट थर्ड का। इस पर आज हम बात करेंगे। तो साउथ एशिया, जैसा कि इस यूनिट थर्ड का नाम है, तो साउथ एशिया के बारे में सबसे पहले यहाँ थोड़ी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। तो साउथ एशिया पर बात करते समय सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि साउथ एशिया कहाँ किसे जाता है। साउथ एशिया के बारे में अगर हम बात करें तो आमतौर पे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को बताने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का यूज़ करते हैं। इसको व्यवहार में लाया जाता है इस शब्द को है। और दक्षिण एशिया की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो ये इस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है ये दक्षिण एशिया को अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट रूप दे देती है। और ये जो भौगोलिक विशिष्टता है, सब कॉन्टिनेंटल जो ये क्षेत्र है या उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है ये दक्षिण एशिया का, इसमें एक अलग तरह की लिंग्विस्टिक, सोशल और एक कल्चरल एक तरह की विशेषता के लिए जिम्मेदार बन जाती है ये। यानी उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में एक अलग प्रकार की एक भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक एक यूनिकनेस दिखाई पड़ती है, एक अनूठापन यहाँ पर है। और इस सब के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की जब भी चर्चा करते हैं तो कभी कभी इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। और चीन भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, संभवतः क्योंकि काफ़ी कम हिस्सा ही दक्षिण की तरफ आता है। तो चीन की एशिया में भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। तो चीन लेकिन साउथ एशिया के यूनिट है, यूनिट थर्ड इसके अंदर रखा गया, यानी कि दक्षिण एशिया की राजनीति को काफ़ी हद तक ये प्रभावित करता है चाइना। और चाइना और भारत के संबंधों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि चीन और भारत के संबंधों की जो पृष्ठभूमि है, प्राचीन काल से देखेंगे कि भारत और चीन के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध हमारे रहे हैं। बौद्ध धर्म जो भारत में फला फूला और चाइना का एक प्रमुख धर्म के रूप में आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर आज भी ये विद्यमान है। तो चीन के साथ ऊपर से सिल्क रूट की जो हम बात करते हैं प्राचीन काल में, यानी भारत के साथ व्यापारिक संबंध चाइना के रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जब बदलीं और भारत और चीन के बीच में ऐसे क्या बातें आई जिससे कि संबंधों में खटास पैदा हुई, तो इस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालेंगे। शीत युद्ध के दौर को हमें देखना पड़ेगा इस भारत और चीन के संबंधों में आई जो दरार है इसको जानने के लिए। तो शीत युद्ध के दौर की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध से आप सभी परिचित होंगे। शीत युद्ध जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है विश्व में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसमें धुरी राष्ट्र हैं जर्मनी, जापान, इटली, ये पराजित हो जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस ये विजित होते हैं, ब्रिटेन। और इस तरह इसमें कुल मिलाकर के दो प्रमुख शक्तियां जो विजित देशों में हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस रहता है, ये दोनों विजित ताकत के रूप में उभरते हैं। लेकिन दोनों ही एक अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं को मानने वाले देश थे और दोनों की व्यवस्था में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर था। यूएसए पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता था और सोवियत रूस जो है वो समाजवादी साम्यवादी विचारधाराओं को मानने वाला देश था। तो ऐसे में विश्व में अपने दबदबा और अपने प्रभाव को कायम करने के लिए अपनी विचारधाराओं को अधिक से अधिक देशों तक फैलाने के लिए या विश्व के देशों को अपनी प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए दोनों देशों में होड़ मची थी। और दोनों देशों के द्वारा अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत विश्व के अधिकांश देशों को ले लेने की जो ये होड़ मची, इसी की वजह से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। लेकिन 1990 के आसपास आते आते यूएसएसआर का विघटन हो गया और एकमात्र संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ताकतवर शक्ति के रूप में जब बचा, तो और इस तरह एक ध्रुवीय या यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ यहाँ पर और अमेरिका ताकतवर देश के रूप में उभर करके आया।
तो इसी शीत युद्ध के दौर में हम जब देखेंगे कि जब यूएसएसआर और यूएसए विश्व के अधिकांश देशों को अपने अपनी विचारधाराओं को प्रभाव क्षेत्र में लाने की जब कोशिश करते हैं, तो इस शीत युद्ध के दौर में एशिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमि बनता है और विकासशील देशों के समूह के रूप में दक्षिण एशिया की पहचान उस समय बनी कि किस प्रकार दक्षिण एशिया के देश इस शीत युद्ध के दौर में, जहाँ देशों का गुटों से निरपेक्ष रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बहुत तेज़ी से इनका प्रभाव बढ़ रहा था यूएसए का और यूएसएसआर का, तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तटस्थता की नीति का पालन दक्षिण एशिया ने किया। लेकिन 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में जब हम देखेंगे, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण करते ही पूरे विश्व की निगाहें दक्षिण एशिया की तरफ उठ गई, क्योंकि हम एशिया का जो कि अभी हाल में ही आज़ादी पाए देश थे उपनिवेशी गुलामी से, 1950 के दशक में ही एशियावी औपनिवेशीकरण एशिया ने अपना किया। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों या पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में ला कर के बिरादरी में अपने आप को खड़ा कर लिया, तो पूरे विश्व के लिए अचानक ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया और पूरे विश्व का ध्यान इसलिए भी इस तरफ गया, दक्षिण एशिया की तरफ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था। ये समस्याएं तमाम प्रकार की प्राकृतिक रूप से भी थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाओं की वजह से पैदा हुई थी। जैसे अगर हम प्राकृतिक समस्याओं की बात करें तो सीमा विवाद था एशियाई देशों के बीच में, दक्षिण एशियाई देशों में खासकर नदी जल के बंटवारे को लेके कई देश आपस में उलझे हुए थे और ये विवाद आज भी कायम है। इसके अलावा तमाम तरह के विद्रोह हो रहे थे, जातीय संघर्ष यहाँ पर देखें और रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर के झगड़े बहुत ज़्यादा थे। इन वजहों से ये दक्षिण का क्षेत्र जो एशिया का बहुत संवेदनशील क्षेत्र था और विश्व में आज आतंकवाद, हथियार, ड्रग्स की तस्करी को लेकर के देखें तो गंभीर रूप से ये सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाला दक्षिण एशिया का क्षेत्र था। और साथ ही साथ ऐसा भी मानना था लोगों का कि यदि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग करेंगे तो ये क्षेत्र साझा एक साथ विकास करते हुए काफ़ी समृद्ध बन सकता है ये। तो इस तरह दक्षिण एशिया का जो ये कंसेप्ट है, इस पर हमने बात की। अब यहाँ पर हम भारत और चीन के संबंधों की यहाँ पर हम बात करें तो भारत और चीन के संबंधों को कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता और आपस में जो सहयोग है या समन्वयात्मक रिश्ता है, कोऑपरेशन, इन दो दृष्टियों से देख सकते हैं। अगर कंपटीशन या प्रतिद्वंदी के तौर पे देखेंगे तो इसमें हमें तमाम तरह के इनके बीच विवाद दिखाई पड़ेंगे, वो चाहे सामरिक अर्थों में हो, आर्थिक अर्थों में भी हो, लेकिन सामरिक अर्थों में ज़्यादा विवाद दिखाई पड़ेंगे और आर्थिक अर्थ में हम इनके कॉपरेशन का जो संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत और चीन के बीच विवाद की बात करें तो यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है, जैसा कि दक्षिण एशिया के देशों में अधिकांश देशों के साथ है। दक्षिण एशियाई देश अधिकतर आपस में सीमा संबंधी विवाद को लेकर के आपस में उलझे हुए हैं। तो भारत और चीन भी इससे अलग नहीं है। भारत और चीन के बीच जो एक सीमा है, वैधानिक सीमा है दोनों के देशों को बांटने वाली, जो मैकमोहन लाइन है, उसको चाइना नहीं मानता है कई स्थानों पर और उनके बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का जो प्रमुख एक जो मुद्दा है, बॉर्डर डिस्प्यूट के प्रमुख मुद्दों में एक अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मामला आता है। और इसके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें जो अक्साई चीन की जो बात करते हैं, ये भारत को रेशम मार्ग से जोड़ता था कभी, और 1950 से ही ये भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा बनता है। अक्साई चीन तिब्बत का जो पठार है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है और अगर हम मैप में देखेंगे तो कुनलुन पर्वत के ठीक नीचे तिब्बत, ये अक्साई चीन का क्षेत्र आता है और भारत को ये सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा था ये, अगर ऐतिहासिक संदर्भों में इसका हम अध्ययन करेंगे। और ये जो अक्साई चीन है एक विशाल एक डेजर्ट है, नमक का मरुस्थल है, ये बहुत यहाँ निर्जन है, किसी प्रकार की आबादी यहाँ पर नहीं है। और 1950 में चीन ने जब इसको हड़प लिया और 1957 में यहाँ पे रोड का निर्माण करना इसने शुरू किया और इस रोड के निर्माण पर ही भारत ने आपत्ति जताई और भारत का मानना था कि यहाँ पर सड़क का जो निर्माण कर रहा है चाइना, इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और यही नहीं, 1957 में सड़क का निर्माण करवाया इस क्षेत्र में और 1958 में चीन ने बाकायदा
अपने आधिकारिक मानचित्र में, नक्शे में इस रोड को दर्शाया और बताया कि किस तरह से ये क्षेत्र इसका है। तो 1950 से ही ये इन दोनों के संबंधों में तनाव का मुद्दा रहा और आगे चल कर के एक प्रमुख मुद्दा बनता है 1962 के भारत चीन युद्ध में। भारत चीन युद्ध का प्रमुख कारण ये अक्साई चीन बनता है। इसके अलावा जो इनके बीच और दूसरा प्रमुख मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्सा है तवांग। तवांग को मानना है चाइना का कि ये एक तरह से दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और यहाँ की संस्कृति जो तवांग की है काफ़ी हद तक तिब्बत से मिलती है और तिब्बत को ये अपना हिस्सा मानता है ये चाइना, और दक्षिणी तिब्बत के रूप में अरुणाचल के तवांग को देखता है और इस पर अपना दावा भी ठोकता है। इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में काफ़ी विवाद है और दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठों का दौरा किया तो भी इसको लेकर के आपत्ति जताई चीन ने, क्योंकि इसका मानना है कि तवांग की संस्कृति, यहाँ पे जो तमाम मठ हैं ये सभी एक तरह से तिब्बत की संस्कृति से मेल खाते हैं और तिब्बत चाइना का अपना अंग है, उसका मानना है। और इस तरह ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है, अरुणाचल में तवांग है, डोकलाम है, इसके अलावा अक्साई चीन का मुद्दा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट के रूप में काफ़ी हद तक भारत और चीन के संबंधों को निर्धारित करते हैं और तनाव के मुद्दे बनते हैं। इसके अलावा जो तिब्बत का एक समस्या है भारत और चीन के बीच में, तिब्बत की जो संस्कृति एक तरह से देखेंगे वो धार्मिक राज्य है और जहाँ पर धर्म की व्यवस्था बनाए रखने का धर्म ही काम करता था। ये यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स का आधिपत्य भारत में, तो ब्रिटेन का संबंध भी तिब्बत से रहा और स्वतंत्रता के पश्चात इसने भारत को अपने हिस्से जब सौंप करके गए तो तिब्बत का कुछ हिस्सा भारत को भी मिला और आगे चल करके जब इस पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसको और यहाँ पर जो दलाई लामा हैं, चूँकि वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म भारत में फला फूला, तो अपने आप में तिब्बत की जो संस्कृति है वो भारत के साथ अपने आप को लगाव उसका अपने आप है और दलाई लामा भी भारत के प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख रखते हैं और भारत भी दलाई लामा के साथ सहयोगात्मक और सकारात्मक संबंधों को महत्व देता है। और इसी वजह से जब धीरे धीरे चीन ने तिब्बत को अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश की, वहाँ की संस्कृति को चाइना की संस्कृति के द्वारा विस्थापित करने का प्रयास किया और इसी प्रयास में 1959 में जब दलाई लामा भाग करके 1959 में जब दलाई लामा भारत आते हैं चाइना से भाग करके, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर चीन ने अपनी आपत्तियां जताई और कहा कि ये भारत की शह पर हो रहा है, भारत की शह पर ही तिब्बत में विद्रोह करवाए जा रहे हैं और भारत की शह पर ही दलाई लामा भाग करके भारत गए हैं और हिमाचल प्रदेश में उनको शरण दिया जब भारत ने। तो इस पर चीन का कहना है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, लेकिन भारत ने भी इस पर ये अपनी सफाई पेश की कि हमने हमेशा से ही बाहर से आने वालों को शरण दी है और अगर दलाई लामा भारत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ लगाव महसूस करते हैं और ज़्यादा अपने आप को सामीप्य और सुरक्षित मानते यहाँ से हैं, चूँकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हमारी विरासतें जुड़ती हैं तिब्बत के साथ, तो ऐसे में हम उनको यहाँ आने से रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये बड़ी एक समस्या तिब्बत की भारत के साथ निकल कर के आती है देखने में। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम तवांग को देखा, इसके अलावा अक्साई चीन का जो हिस्सा है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक है जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, भारत इसे अपना मानता है। यहाँ पर पाकिस्तान की भूमिका आ रही है, इसका मतलब कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ भारत के संबंधों को अस्थिर करने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। और 1963 में जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक है इसने चाइना को दे दिया और इसे भारत अपना भाग मानता है। इस वजह से भी एक तीसरी शक्ति के द्वारा या तीसरे पक्ष के द्वारा भारत चीन के जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, इनमें खटास उत्पन्न हुई और इन्हीं संबंधों को लेकर के आगे चल कर के 1962 का युद्ध हो गया भारत और चीन के बीच, जब संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए और बार बार इन्हीं सीमा संबंधी विवादों को बहाना बना करके, सीमा संबंधी विवादों की बात करके इसको बढ़ाते हुए चाइना ने भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया 1962 में। और
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी अंदर तक तेजपुर तक आते हुए काफ़ी सारे हिस्सों को भी जीता और फिर अपने आप उसने युद्ध विराम की घोषणा भी की। और एक तरह से चीन यहाँ पर कई मोर्चों पर भारत पर भारी पड़ता दिखाई दिया और चाइना ने अपने आप अपने पैर पीछे खींचे और किसी तरह यह युद्ध सब समाप्त हुआ। लेकिन भारत का काफ़ी हिस्सा चीन के अधिकार क्षेत्र में चला गया, हालांकि बाद में कुछ हिस्सों को उसने देना स्वीकार किया। और इस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव के जो बिंदु हम देखते हैं कि एशियाई देश होते हुए भी दोनों के बीच में सहयोग के जो तत्व हैं वो नदारद दिखाई पड़ते हैं, बल्कि तनाव इतना ज़्यादा है कि किसी तीसरी शक्ति या एशिया से बाहर की शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति बनती यहाँ दिखाई पड़ने लगती है और आज तक यही स्थिति है। और अगर हम आगे देखें कि किस तरह से इनके संबंधों का सामान्यीकरण हुआ या नॉर्मलाइजेशन की बात अगर करें रिलेशंस में इनके, तो वो पोस्ट कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हमें दिखाई पड़ता है कि इनके संबंधों में धीरे धीरे कैसे सामान्यीकरण की स्थिति आई, या हम ये कहें कि दोनों क्यों बाध्य हुए सामान्य करने के लिए अपने रिश्तों को। लेकिन अपने रिश्तों को जब इन्होंने सामान्य किया तो इसके पीछे कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसकी वजह से इन दोनों को अपने पुराने जो तनाव के बिंदु थे उसको नज़रअंदाज करते हुए भविष्य में आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर संबंधों को फिर से इन्हें अपने निर्धारित करना पड़ा। जैसा कि द्वितीय पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो कि 1990-91 के आसपास की घटना है, जिसमें सोवियत रूस या यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो इस कारण इनके नज़रिए में परिवर्तन आया। और इनके नज़रिए में जो ये परिवर्तन आया उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला तो अब सबसे अधिक ध्यान एशियाई देशों का जब गया, अब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी वो समाप्त हो गई और यूएसएसआर के टूटने के बाद एकमात्र शक्ति विश्व की रह गया यूएसए। और ऐसे में यूएसए तेज़ी से पूंजीवादी अपनी विचारधारा को दूसरे देशों तक प्रसार करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अब सामरिक जो है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अब लोगों के लिए सामरिक या सैन्य ताकत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब लोगों ने आर्थिक विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन ऐसे देश थे जहां पूरे विश्व की 44% अगर हम कहें कि जो ऊर्जा है इसकी जो ज़रूरत है, इनको 44% ऊर्जा के लिए अपने आसपास के एशियाई देशों पर निर्भर थे। और अगर ये आपस में इसी प्रकार संघर्षरत रहेंगे तो तेज़ी से जो आर्थिक विकास को इन्होंने अपना मुख्य मुद्दा बनाया है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ पर अपनी ऊर्जा या एनर्जी संबंधी ज़रूरतों के लिए निर्भरता इनके लिए ठीक नहीं थी। ये नव उपनिवेशवाद की स्थिति पैदा कर सकती थी या न्यू कॉलोनियलिज्म की स्थिति पैदा हो सकती थी। और इससे बचने के लिए एशियाई देशों को आपस में अपने मतभेदों को भुला के सहयोग करना ही था। तो आर्थिक विकास यहाँ पर मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अलावा चीन का थिएनमान चौक पर 1989 में जो नरसंहार हुआ, कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर छात्रों को मारा गया, 1989 की घटना है चीन के थिएनमान चौक पर। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध घटना है और इसको कहीं पर भी आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और भारत में कश्मीर और पंजाब में बड़े पैमाने पर जो उसमें घटनाएं आतंकवादी घटित हो रही थी, इसको लेकर के अमेरिका ने इन देशों के अंदरूनी हिस्सों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और कहा कि जो चीन का थिएनमान चौक का जो घटना है और भारत में कश्मीर और पंजाब में जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करता है यूएसए। तो इस तरह से भारत और चीन के अंदरूनी हिस्सों पर यूएसए ने टिप्पणी करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से चीन और भारत दोनों को करीब आना आवश्यक हो गया, क्योंकि दोनों ही मुद्दे यहाँ पर अलग अलग हैं, दोनों अलग संदर्भों में कहे गए, लेकिन किसी तीसरी शक्ति के द्वारा एशियाई देशों के आंतरिक मामलों में जब इस तरह से बात की गई तो ये देशों की संप्रभुता के लिए खतरा समझा गया। इसलिए भी चीन और भारत ने अपने मतभेदों को बुला करके तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप को बढ़ने से रोकने की जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने काम करने पर ध्यान दिया।
इसके अलावा यूएसएसआर के विघटन के बाद चीन का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया, कंप्यूटर यहाँ पर नहीं बचा। अब इसलिए भी चीन के सामने प्रतिद्वंदिता का अब सवाल यहाँ पर नहीं है। साथ साथ भारत का जो एक विश्वसनीय मित्र था रूस, हम भले कहें कि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन किया, लेकिन कहीं ना कहीं रूस की तरफ झुकाव दिखाई पड़ता हमें भारत का था, और भारत का विश्वसनीय मित्र अब नहीं रहा। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ संबंधों को सुधारना, मित्रवत अब संबंधों को बढ़ावा देना ज़रूरी हो गया। इसके सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अमेरिका जैसी ताकत की तरफ झुकने का मतलब था कि पूरी तरह से अमेरिका इसको अपने चंगुल में ले सकता था, इसके ऊपर अपने प्रभाव क्षेत्र को कायम कर सकता था। तो अमेरिका के हस्तक्षेप से बचने के लिए अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी भारत की। इसलिए भी उसने एशिया में अपने साथी के रूप में जब खोजा तो उसको चीन दिखाई पड़ा, और अब चीन के साथ संबंध को सुधारना भारत की एक मजबूरी भी बन गई। इसके अलावा भारत का जो 20% जो हम निर्यात जो होता है या मार्केट है, वो यूएसएसआर के खात्मे के बाद समाप्त हो गया। यूएसएसआर के साथ लगभग 20% जो उसका निर्यात हुआ करता था, और यूएसएसआर के विघटन के बाद ये निर्यात जो है इसकी दिशा उसने चाइना की तरफ अब मोड़ दी। यानी चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों की खोज करनी शुरू की, और इस तरह से नए व्यापारिक जो संबंध हैं ये चाइना के रूप में भारत को जो विकल्प मिला, इसलिए भी संबंधों को सुधारना पड़ा इनको आफ्टर कोल्ड वॉर अगर देखें तो। साथ साथ एक सबसे बड़ी चिंता जो चाइना की थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड को लेकर के थी। जैसा कि हमने कहा कि 1990-91 में जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया और एकमात्र शक्ति के रूप में यूएसए उभर करके आया और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ। एक ध्रुवीय यहाँ यानी सत्ता का एक केंद्र हो या यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ, और अमेरिका के इस उभरती ताकत को लेकर के भारत और चाइना दोनों ही चिंतित हो गए, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका जब एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है तो इसमें अधिक समय नहीं उसको लगता। अगर एशियाई देश इसी प्रकार आपस में संघर्षरत रहते तो बड़ी तेज़ी से वो अपने प्रभाव में एशियाई देशों को ले सकता था। तो ऐसे में यूनिपोलर या एक ध्रुवीय जो विश्व है ये एशिया के लिए खतरनाक होता, और चीन जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था था उसके विकास में कहीं ना कहीं ये बाधक बन सकता था, और अमेरिका भी उभरती शक्ति जो चीन की है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में चीन आ रहा था। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो चीन को अस्थिर करने की भी कोशिश करेगा, और साथ साथ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। लेकिन भारत किसी दूसरी शक्ति की तरफ या बाह्य शक्ति की तरफ, एशिया से बाहरी शक्ति की तरफ हाथ बढ़ाने से बेहतर था कि एशियाई ताकत के साथ हाथ बढ़ाया जाए संबंध दोस्ती का। तो ऐसे में चीन और भारत बल्कि अमेरिका को एक ध्रुवीय विश्व के निर्माण से रोकने के लिए आपस में इन्होंने हाथ मिलाया, और बहुध्रुवीय विश्व या मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण के लिए इन्होंने कोशिश की। इसके अलावा भारत और चीन में 40% जनसंख्या विश्व की निवास करती थी, और ये 40% जनसंख्या जो भुखमरी, गरीबी, मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण और ख़ासकर जलवायु परिवर्तन और एनर्जी डेफिसिट की समस्या से जूझ रही थी, या ऊर्जा की जो समस्या है, कमी की समस्या, उससे जूझ रहे थे। तो ऐसे में ये जो सारी समस्याएं हैं इनको आर्थिक विकास करने से रोक रही थी, और ये जो नया युग था कोल्ड वॉर के बाद, अब ये तय कर दिया था इस शीत युद्ध के बाद की स्थिति ने कि लंबे समय तक अपने संसाधनों को, अपने आर्थिक संसाधनों को रक्षा व्यय पर, हथियारों की खरीद में या हथियारों की होड़ में हम नहीं खर्च कर सकते। लंबे समय तक अगर हम रक्षा व्यय पर अपने अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे तो हम आर्थिक विकास में पिछड़ जाएंगे। तो ये जो आर्थिक युग शुरू हुआ उसमें रक्षा व्यय पर भारी खर्च के बजाय आर्थिक विकास पर बल दिया गया, और रक्षा व्यय कम कैसे किया जाए, इसका सबसे बड़ा रास्ता यही था कि सहयोग के द्वारा रक्षा व्यय को कम किया जाए, क्योंकि सहयोग एक ही विकल्प के रूप में उभर करके आया। अगर हम सहयोग के द्वारा अपने संबंधों को सुधारेंगे या सहयोग के द्वारा व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी लागत भी कम हो जाएगी, हमारा खर्च भी कम होगा। लेकिन अगर सहयोग के स्थान पर संघर्ष के द्वारा आर्थिक विकास हम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और ऐसे में हमारी लागत भी बढ़ जाएगी। यानी लड़ाइयों के द्वारा जब हम व्यापार में अपनी बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लागत, हमारा खर्च दुगना हो जाएगा। लेकिन यदि सहयोग के माध्यम से हम व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लागत भी कम होगी।
तो इस प्रकार ये जो सहयोग एक आवश्यक शर्त के रूप में उभरा इस काल में। तो इसलिए पोस्ट कोल्ड वॉर का जो फिनोमेना है इंडो चाइना के रिलेशंस के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था संबंधी जो आपस में निर्भरता हुई भारत और चीन की, इसने दोनों के संबंधों को सामान्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बात, यूएनओ में भारत की जो स्थायी सदस्यता है वो बड़े पैमाने पर यूएनओ के लोकतंत्रीकरण की दिशा में काम कर सकती थी। चीन यूएनओ में स्थायी मेंबर था लेकिन भारत अस्थायी मेंबर था, तो भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन का सहयोग जरूरी था। इसलिए भी भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी लगा भारत को, और स्थायी सदस्यता के लिए चीन का सहयोग बहुत ज़रूरी था और इस दिशा में आगे काम भी किया गया। व्यापारिक मार्गों को खोला गया, एक दूसरे के नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ व्यापारिक यात्राएं की, खेलों का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ़ को पिघलाया जा सके और दोनों देश एक दूसरे के करीब आएँ। लेकिन इसी बीच 1998 को भारत के द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण जब किया गया तो संबंध अचानक से फिर तनावपूर्ण हो उठे और 1998 के परमाणु परीक्षण पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तहत भारत पर तमाम तरह के सवाल भारत पर उंगलियां उठाई गई कि भारत ने आखिर किस वजह से परमाणु परीक्षण किया गया है, जब ये इस समय का विश्व एक दूसरे के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो आखिर किस वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने इसको लेकर जो सफाई पेश की या जो कारण गिनाए भारत ने बताया उस समय, और उस समय के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 1998 में कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन है, क्योंकि चीन तेज़ी से आर्थिक विकास भी कर रहा था। तो ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर के भी खतरा लगा चीन से, तो चीन को सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए कहा गया कि उससे सुरक्षा के लिए हमने परमाणु परीक्षण किया है, ताकि हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में आकर के ये बता सकें कि हम शांति और अहिंसा को मानने वाले देश हैं, लेकिन यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला किया गया या हमें कमज़ोर समझ करके हमारी संप्रभुता को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद संबंध थोड़े फिर से तनावपूर्ण होते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन तनावपूर्ण जो संबंध है ये आर्थिक ज़रूरतों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाए, यानी जो तनावपूर्ण स्थिति है बहुत समय तक नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इनका आर्थिक हित था, व्यापारिक हित था, ये दोनों के साथ बड़े पैमाने तक जुड़े हुए थे। दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा दोनों भारत और चीन के साथ आपस में जुड़ा हुआ था, इसलिए भारत और चीन आपस में संबंधों को में जो तनाव को बहुत लंबा नहीं खींच सकते थे। इन संबंधों को तनावपूर्ण संबंधों को लंबा खींचने का मतलब था कि अपने आर्थिक विकास के साथ समझौता करना, और साथ साथ जिस तरह की वैश्विक जो परिघटना है, अमेरिका का बढ़ता हुआ दबदबा पूरे विश्व में है, इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उस दौर में काफ़ी तेज़ी से सर उठा रहा था और विकासशील देशों की तरफ और ख़ासकर एशिया की उभरती शक्ति भारत और चीन की तरफ उंगलियां उठाई गई कि जलवायु में जो परिवर्तन के लिए भारत और चीन बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं पर डाल दी गई कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यानी अपने औद्योगिकरण को किस प्रकार से आप लोग मिनिमाइज़ करिए, उसको रोकिए, जिसकी वजह से जलवायु में हो रहे परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो इसको भारत और चीन ने एक बड़ी चुनौती के रूप में को देखा कि यदि ये एक साथ नहीं आएंगे तो विकासशील देशों को आगे विकास करने से रोक दिया जाएगा। तो इस तरह भारत और चीन इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़े जब जिम्मेदार ठहराए गए, तो इसका सामना करने के लिए भी इन दोनों देशों ने आपस में एक होना ज़रूरी समझा, जिससे कि इसकी जिम्मेदारी विकसित देश भी ले सकें। साथ साथ G8 देशों का देखेंगे जो संचालन है, G8 कंट्रीज़ जो कहा जाता है, विश्व व्यापार का संचालन ये G8 कंट्रीज़ करती थी और अर्थव्यवस्था पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। और ये जो G8 कंट्रीज़ थी, बड़े पैमाने पर इनकी विश्व की जो संस्थाएं जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF,
ये सब में बहुत अधिक प्रभाव इन देशों का था, खासकर वेस्टर्न कंट्री का। और ये उन्हीं देशों को सहायता करती या फंड रिलीज़ करती जो वेस्टर्न कंट्री, जो पूंजीवादी देश थे या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको देना चाहते, और विकासशील देशों को ये इस तरह फंड रिलीज़ करके इनको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़ा नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, इनका लोकतंत्रीकरण कैसे किया जाए, इनको किस तरह से पारदर्शी बनाया जाए, इनके कामकाज के तरीक़ों को, साथ साथ इनको कैसे इंक्लूसिव या समावेशी बनाया जाए जिससे कि विकसित विकासशील सभी देश इसमें शामिल हो सके बदलती हुई परिस्थितियों में। अन्यथा एक तरफा निर्णय बना करके शक्तिशाली देश इन कमज़ोर या विकास कर रही जो अर्थव्यवस्था उनके ऊपर थोप सकते थे। तो इसलिए एशियाई देशों, खासकर एशियाई देशों में तेज़ी से ग्रो कर रहे भारत और चीन को एक होना ज़रूरी यहाँ पर लगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन एक बड़े साझेदार के रूप में उभर करके अपनी भूमिका निभाएंगे, और आगे चल कर के बहुत सारे जो समझौते हुए, जैसे कि SCO या संघाई सहयोग कॉरपोरेशन कहा जाता है, उसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, या आसियान है ये, और सार्क है, ऐसे सारे जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाए गए जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इनमें ये देश भी शामिल होकर के मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड कर सकें, जिससे कि इन देशों के बीच जो व्यापार संबंधी जो लागत है वो कम हो सके, और आपस में ही व्यापार वाणिज्य के माध्यम से ये सहभागिता को बढ़ाएं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के हस्तक्षेप को एशिया में बढ़ने से रोक सकें, और इस तरह से अपने व्यापार को मजबूत बनाते हुए एशिया को एक शक्तिशाली रूप प्रदान करें। और इसी को हम आगे चल कर के देखेंगे जो आपके यूनिट के अगले टॉपिक हैं कि किस तरह से एशियन आइडेंटिटी को स्थापित किया जाए। जैसे हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं या EU है, उसी प्रकार एक सपना हम देख सकते हैं कि एशियन यूनियन भी भविष्य में हो सकता है कि संभव हो। और एशिया की जो दो बड़े देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में बढ़ रही जो आर्थिक संबंध है, इसका लाभ भविष्य में इनके मध्य स्थित छोटे देशों को भी प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया, जो कि MA थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, कि यूनिट 3 साउथ एशिया के अंतर्गत एक टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट, इश्यू ऑफ तिब्बत, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन इन पोस्ट कोल्ड वॉर एक टॉपिक है यूनिट 3 का। इस पर आज हम बात करेंगे। तो साउथ एशिया, जैसा कि इस यूनिट 3 का नाम है, तो साउथ एशिया के बारे में सबसे पहले यहाँ थोड़ी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। तो साउथ एशिया पर बात करते समय सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि साउथ एशिया कहाँ किसे जाता है। साउथ एशिया के बारे में अगर हम बात करें तो आमतौर पे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को बताने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का यूज़ करते हैं, इसको व्यवहार में लाया जाता है इस शब्द को है। और दक्षिण एशिया की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो ये इस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है, ये दक्षिण एशिया को अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट रूप दे देती है। और ये जो भौगोलिक विशिष्टता है, सब कॉन्टिनेंटल जो ये क्षेत्र है या उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है ये दक्षिण एशिया का, इसमें एक अलग तरह की लिंग्विस्टिक, सोशल और एक कल्चरल एक तरह की विशेषता के लिए जिम्मेदार बन जाती है ये। यानी उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में एक अलग प्रकार की एक भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक एक यूनिकनेस दिखाई पड़ती है, अनूठापन यहाँ पर है। और इस सब के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की जब भी चर्चा करते हैं तो कभी कभी इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। और चीन भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, संभवतः क्योंकि काफ़ी कम हिस्सा ही दक्षिण की तरफ आता है। तो चीन की एशिया में भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। तो चीन लेकिन साउथ एशिया के यूनिट 3 इसके अंदर रखा गया, यानी कि दक्षिण एशिया की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है चाइना। और चाइना और भारत के संबंधों की जब हम बात करेंगे
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि चीन और भारत के संबंधों की जो पृष्ठभूमि है, प्राचीन काल से देखेंगे कि भारत और चीन के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध हमारे रहे हैं। बौद्ध धर्म जो भारत में फला फूला और चाइना का एक प्रमुख धर्म के रूप में आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर आज भी ये विद्यमान है। तो चीन के साथ ऊपर से सिल्क रूट की जो हम बात करते हैं प्राचीन काल में, यानी भारत के साथ व्यापारिक संबंध चाइना के रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जब बदली और भारत और चीन के बीच में ऐसे क्या बातें आई जिससे कि संबंधों में खटास पैदा हुई, तो इस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालेंगे। शीत युद्ध के दौर को हमें देखना पड़ेगा इस भारत और चीन के संबंधों में आई जो दरार है इसको जानने के लिए। तो शीत युद्ध के दौर की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध से आप सभी परिचित होंगे। शीत युद्ध जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है विश्व में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसमें धुरी राष्ट्र हैं जर्मनी, जापान, इटली, ये पराजित हो जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस ये विजित होते हैं, ब्रिटेन। और इस तरह इसमें कुल मिलाकर के दो प्रमुख शक्तियां जो विजित देशों में हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस रहता है, ये दोनों विजित ताकत के रूप में उभरते हैं। लेकिन दोनों ही एक अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं को मानने वाले देश थे और दोनों की व्यवस्था में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर था। यूएसए पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता था और सोवियत रूस जो है वो समाजवादी साम्यवादी विचारधाराओं को मानने वाला देश था। तो ऐसे में विश्व में अपने दबदबा और अपने प्रभाव को कायम करने के लिए, अपनी विचारधाराओं को अधिक से अधिक देशों तक फैलाने के लिए या विश्व के देशों को अपनी प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए दोनों देशों में होड़ मची थी। और दोनों देशों के द्वारा अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत विश्व के अधिकांश देशों को ले लेने की जो ये होड़ मची, इसी की वजह से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। लेकिन 1990 के आसपास आते आते यूएसएसआर का विघटन हो गया और एकमात्र संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ताकतवर शक्ति के रूप में जब बचा, तो और इस तरह एक ध्रुवीय या यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ यहाँ पर और अमेरिका ताकतवर देश के रूप में उभर करके आया। तो इसी शीत युद्ध के दौर में हम जब देखेंगे कि जब यूएसएसआर और यूएसए विश्व के अधिकांश देशों को अपने अपनी विचारधाराओं को प्रभाव क्षेत्र में लाने की जब कोशिश करते हैं, तो इस शीत युद्ध के दौर में एशिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमि बनता है और विकासशील देशों के समूह के रूप में दक्षिण एशिया की पहचान उस समय बनी कि किस प्रकार दक्षिण एशिया के देश इस शीत युद्ध के दौर में, जहां देशों का गुटों से निरपेक्ष रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बहुत तेज़ी से इनका प्रभाव बढ़ रहा था यूएसए का और यूएसएसआर का। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तटस्थता की नीति का पालन दक्षिण एशिया ने किया। लेकिन 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में जब हम देखेंगे, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण करते ही पूरे विश्व की निगाहें दक्षिण एशिया की तरफ उठ गई, क्योंकि हम एशिया का जो कि अभी हाल में ही आज़ादी पाए देश थे उपनिवेशी गुलामी से, 1950 के दशक में ही एशिया औपनिवेशीकरण एशिया ने अपना किया। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों या पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में ला कर के बिरादरी में अपने आप को खड़ा कर लिया, तो पूरे विश्व के लिए अचानक ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया और पूरे विश्व का ध्यान इसलिए भी इस तरफ गया, दक्षिण एशिया की तरफ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था। ये समस्याएं तमाम प्रकार की प्राकृतिक रूप से भी थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाओं की वजह से पैदा हुई थी। जैसे अगर हम प्राकृतिक समस्याओं की बात करें तो सीमा विवाद था एशियाई देशों के बीच में, दक्षिण एशियाई देशों में खासकर नदी जल के बंटवारे को लेके कई देश आपस में उलझे हुए थे और ये विवाद आज भी कायम है। इसके अलावा तमाम तरह के विद्रोह हो रहे थे, जातीय संघर्ष यहाँ पर देखें और रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर के झगड़े बहुत ज़्यादा थे। इन वजहों से ये दक्षिण का क्षेत्र जो एशिया का बहुत संवेदनशील क्षेत्र था और विश्व में आज आतंकवाद, हथियार, ड्रग्स की तस्करी को लेकर के देखें तो गंभीर रूप से ये सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाला दक्षिण एशिया का क्षेत्र था। और साथ ही साथ ऐसा भी मानना था लोगों का कि यदि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग करेंगे तो ये क्षेत्र साझा एक साथ विकास करते हुए काफ़ी समृद्ध बन सकता है ये। तो इस तरह दक्षिण एशिया का जो ये कंसेप्ट है, इस पर हमने बात की। अब यहाँ पर अगर हम
अब यहाँ पर हम भारत और चीन के संबंधों की यहाँ पर हम बात करें तो भारत और चीन के संबंधों को कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता और आपस में जो सहयोग है या समन्वयात्मक रिश्ता है, कोऑपरेशन, इन दो दृष्टियों से देख सकते हैं। अगर कंपटीशन या प्रतिद्वंदी के तौर पे देखेंगे तो इसमें हमें तमाम तरह के इनके बीच विवाद दिखाई पड़ेंगे, वो चाहे सामरिक अर्थों में हो, आर्थिक अर्थों में भी हो, लेकिन सामरिक अर्थों में ज़्यादा विवाद दिखाई पड़ेंगे और आर्थिक अर्थ में हम इनके कॉपरेशन का जो संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत और चीन के बीच विवाद की बात करें तो यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है, जैसा कि दक्षिण एशिया के देशों में अधिकांश देशों के साथ है। दक्षिण एशियाई देश अधिकतर आपस में सीमा संबंधी विवाद को लेकर के आपस में उलझे हुए हैं, तो भारत और चीन भी इससे अलग नहीं है। भारत और चीन के बीच जो एक सीमा है, वैधानिक सीमा है दोनों के देशों को बांटने वाली, जो मैकमोहन लाइन है, उसको चाइना नहीं मानता है कई स्थानों पर। और उनके बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का जो प्रमुख एक जो मुद्दा है, बॉर्डर डिस्प्यूट के प्रमुख मुद्दों में एक अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मामला आता है। और इसके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें जो अक्साई चीन की जो बात करते हैं, ये भारत को रेशम मार्ग से जोड़ता था कभी, और 1950 से ही ये भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा बनता है। अक्साई चीन तिब्बत का जो पठार है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, और अगर हम मैप में देखेंगे तो कुनलुन पर्वत के ठीक नीचे तिब्बत, ये अक्साई चीन का क्षेत्र आता है। और भारत को ये सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा था ये, अगर ऐतिहासिक संदर्भों में इसका हम अध्ययन करेंगे। और ये जो अक्साई चीन है एक विशाल एक डेजर्ट है, नमक का मरुस्थल है, ये बहुत यहाँ निर्जन है, किसी प्रकार की आबादी यहाँ पर नहीं है। और 1950 में चीन ने जब इसको हड़प लिया और 1957 में यहाँ पे रोड का निर्माण करना इसने शुरू किया, और इस रोड के निर्माण पर ही भारत ने आपत्ति जताई। और भारत का मानना था कि यहाँ पर सड़क का जो निर्माण कर रहा है चाइना, इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और यही नहीं, 1957 में सड़क का निर्माण करवाया इस क्षेत्र में, और 1958 में चीन ने बाकायदा अपने आधिकारिक मानचित्र में, नक्शे में इस रोड को दर्शाया और बताया कि किस तरह से ये क्षेत्र इसका है। तो 1950 से ही ये इन दोनों के संबंधों में तनाव का मुद्दा रहा, और आगे चल कर के एक प्रमुख मुद्दा बनता है 1962 के भारत चीन युद्ध में। भारत चीन युद्ध का प्रमुख कारण ये अक्साई चीन बनता है। इसके अलावा जो इनके बीच और दूसरा प्रमुख मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्सा है तवांग। तवांग को मानना है चाइना का कि ये एक तरह से दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, और यहाँ की संस्कृति जो तवांग की है काफ़ी हद तक तिब्बत से मिलती है, और तिब्बत को ये अपना हिस्सा मानता ही है चाइना, और दक्षिणी तिब्बत के रूप में अरुणाचल के तवांग को देखता है और इस पर अपना दावा भी ठोकता है। इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में काफ़ी विवाद है। और दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठों का दौरा किया तो भी इसको लेकर के आपत्ति जताई चीन ने, क्योंकि इसका मानना है कि तवांग की संस्कृति, यहाँ पे जो तमाम मठ हैं, ये सभी एक तरह से तिब्बत की संस्कृति से मेल खाते हैं, और तिब्बत चाइना का अपना अंग है, उसका मानना है। और इस तरह ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है, अरुणाचल में तवांग है, डोकलाम है, इसके अलावा अक्साई चीन का मुद्दा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट के रूप में काफ़ी हद तक भारत और चीन के संबंधों को निर्धारित करते हैं और तनाव के मुद्दे बनते हैं। इसके अलावा जो तिब्बत का एक समस्या है भारत और चीन के बीच में, तिब्बत की जो संस्कृति एक तरह से देखेंगे वो धार्मिक राज्य है, और जहाँ पर धर्म की व्यवस्था बनाए रखने का धर्म ही काम करता था। ये यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स का आधिपत्य भारत में, तो ब्रिटेन का संबंध भी तिब्बत से रहा, और स्वतंत्रता के पश्चात इसने भारत को अपने हिस्से जब सौंप करके गए तो तिब्बत का कुछ हिस्सा भारत को भी मिला। और आगे चल करके जब इस पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसको और यहाँ पर जो दलाई लामा हैं, चूँकि वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म भारत में फला फूला, तो अपने आप में तिब्बत की जो संस्कृति है वो भारत के साथ अपने आप को लगाव उसका अपने आप है। और दलाई लामा भी भारत के प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख रखते हैं, और भारत भी दलाई लामा के साथ सहयोगात्मक और सकारात्मक संबंधों को महत्व देता है। और इसी वजह से जब धीरे धीरे चीन ने तिब्बत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश की, वहाँ की संस्कृति को चाइना की संस्कृति के द्वारा विस्थापित करने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में 1959 में जब दलाई लामा भाग करके 1959 में जब दलाई लामा
भारत आते हैं चाइना से भाग करके, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर चीन ने अपनी आपत्तियां जताई और कहा कि ये भारत की शह पर हो रहा है। भारत की शह पर ही तिब्बत में विद्रोह करवाए जा रहे हैं और भारत की शह पर ही दलाई लामा भाग करके भारत गए हैं और हिमाचल प्रदेश में उनको शरण दिया जब भारत ने। तो इस पर चीन का कहना है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, लेकिन भारत ने भी इस पर ये अपनी सफाई पेश की कि हमने हमेशा से ही बाहर से आने वालों को शरण दी है और अगर दलाई लामा भारत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ लगाव महसूस करते हैं और ज़्यादा अपने आप को सामीप्य और सुरक्षित मानते यहाँ से हैं, चूँकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हमारी विरासतें जुड़ती हैं तिब्बत के साथ, तो ऐसे में हम उनको यहाँ आने से रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये बड़ी एक समस्या तिब्बत की भारत के साथ निकल कर के आती है देखने में। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम तवांग को देखा, इसके अलावा अक्साई चीन का जो हिस्सा है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक है जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, भारत इसे अपना मानता है। यहाँ पर पाकिस्तान की भूमिका आ रही है, इसका मतलब कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ भारत के संबंधों को अस्थिर करने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। और 1963 में जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक है इसने चाइना को दे दिया और इसे भारत अपना भाग मानता है। इस वजह से भी एक तीसरी शक्ति के द्वारा या तीसरे पक्ष के द्वारा भारत चीन के जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, इनमें खटास उत्पन्न हुई और इन्हीं संबंधों को लेकर के आगे चल कर के 1962 का युद्ध हो गया भारत और चीन के बीच, जब संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए और बार बार इन्हीं सीमा संबंधी विवादों को बहाना बना करके, सीमा संबंधी विवादों की बात करके इसको बढ़ाते हुए चाइना ने भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया 1962 में। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी अंदर तक, तेजपुर तक आते हुए काफ़ी सारे हिस्सों को भी जीता और फिर अपने आप उसने युद्ध विराम की घोषणा भी की। और एक तरह से चीन यहाँ पर कई मोर्चों पर भारत पर भारी पड़ता दिखाई दिया और चाइना ने अपने अपने पैर पीछे खींचे और किसी तरह यह युद्ध सब समाप्त हुआ। लेकिन भारत का काफ़ी हिस्सा चीन के अधिकार क्षेत्र में चला गया, हालांकि बाद में कुछ हिस्सों को उसने देना स्वीकार किया। और इस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव के जो बिंदु हम देखते हैं कि एशियाई देश होते हुए भी दोनों के बीच में सहयोग के जो तत्व हैं वो नदारद दिखाई पड़ते हैं, बल्कि तनाव इतना ज़्यादा है कि किसी तीसरी शक्ति या एशिया से बाहर की शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति बनती यहाँ दिखाई पड़ने लगती है और आज तक यही स्थिति है। और अगर हम आगे देखें कि किस तरह से इनके संबंधों का सामान्यीकरण हुआ या नॉर्मलाइजेशन की बात अगर करें रिलेशंस में इनके, तो वो पोस्ट कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हमें दिखाई पड़ता है कि इनके संबंधों में धीरे धीरे कैसे सामान्यीकरण की स्थिति आई, या हम ये कहें कि दोनों क्यों बाध्य हुए सामान्य करने के लिए अपने रिश्तों को। लेकिन अपने रिश्तों को जब इन्होंने सामान्य किया तो इसके पीछे कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसकी वजह से इन दोनों को अपने पुराने जो तनाव के बिंदु थे उसको नज़रअंदाज करते हुए भविष्य में आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर संबंधों को फिर से इन्हें अपने निर्धारित करना पड़ा। जैसा कि द्वितीय पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो कि 1990-91 के आसपास की घटना है, जिसमें सोवियत रूस या यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो इस कारण इनके नज़रिए में परिवर्तन आया। और इनके नज़रिए में जो ये परिवर्तन आया उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला तो अब सबसे अधिक ध्यान एशियाई देशों का जब गया, अब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी वो समाप्त हो गई और यूएसएसआर के टूटने के बाद एकमात्र शक्ति विश्व की रह गया यूएसए। और ऐसे में यूएसए तेज़ी से पूंजीवादी अपनी विचारधारा को दूसरे देशों तक प्रसार करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अब सामरिक जो है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अब लोगों के लिए सामरिक या सैन्य ताकत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब लोगों ने आर्थिक विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन ऐसे देश थे जहाँ
पूरे विश्व की 44%, अगर हम कहें कि जो ऊर्जा है इसकी जो ज़रूरत है, इनको 44% ऊर्जा के लिए अपने आसपास के एशियाई देशों पर निर्भर थे। और अगर ये आपस में इसी प्रकार संघर्षरत रहेंगे तो तेज़ी से जो आर्थिक विकास को इन्होंने अपना मुख्य मुद्दा बनाया है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ पर अपनी ऊर्जा या एनर्जी संबंधी ज़रूरतों के लिए निर्भरता इनके लिए ठीक नहीं थी। ये नव उपनिवेशवाद की स्थिति पैदा कर सकती थी या न्यू कॉलोनियलिज्म की स्थिति पैदा हो सकती थी। और इससे बचने के लिए एशियाई देशों को आपस में अपने मतभेदों को भुला के सहयोग करना ही था। तो आर्थिक विकास यहाँ पर मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अलावा चीन का थिएनमान चौक पर 1989 में जो नरसंहार हुआ, कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर छात्रों को मारा गया, 1989 की घटना है चीन के थिएनमान चौक पर। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध घटना है और इसको कहीं पर भी आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और भारत में कश्मीर और पंजाब में बड़े पैमाने पर जो उसमें घटनाएं आतंकवादी घटित हो रही थी, इसको लेकर के अमेरिका ने इन देशों के अंदरूनी हिस्सों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और कहा कि जो चीन का थिएनमान चौक का जो घटना है और भारत में कश्मीर और पंजाब में जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करता है यूएसए। तो इस तरह से भारत और चीन के अंदरूनी हिस्सों पर यूएसए ने टिप्पणी करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से चीन और भारत दोनों को करीब आना आवश्यक हो गया, क्योंकि दोनों ही मुद्दे यहाँ पर अलग अलग हैं, दोनों अलग संदर्भों में कहे गए, लेकिन किसी तीसरी शक्ति के द्वारा एशियाई देशों के आंतरिक मामलों में जब इस तरह से बात की गई तो ये देशों की संप्रभुता के लिए खतरा समझा गया। इसलिए भी चीन और भारत ने अपने मतभेदों को बुला करके तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप को बढ़ने से रोकने की जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने काम करने पर ध्यान दिया। इसके अलावा यूएसएसआर के विघटन के बाद चीन का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया, कंप्यूटर यहाँ पर नहीं बचा। अब इसलिए भी चीन के सामने प्रतिद्वंदिता का सवाल यहाँ पर नहीं है। साथ साथ भारत का जो एक विश्वसनीय मित्र था रूस, हम भले कहें कि भारत ने कूटनीतिक की नीति का पालन किया, लेकिन कहीं ना कहीं रूस की तरफ झुकाव दिखाई पड़ता हमें भारत का था और भारत का विश्वसनीय मित्र अब नहीं रहा। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ संबंधों को सुधारना, मित्रवत अब संबंधों को बढ़ावा देना ज़रूरी हो गया। इसके सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अमेरिका जैसी ताकत की तरफ झुकने का मतलब था कि पूरी तरह से अमेरिका इसको अपने चंगुल में ले सकता था, इसके ऊपर अपने प्रभाव क्षेत्र को कायम कर सकता था। तो अमेरिका के हस्तक्षेप से बचने के लिए अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी भारत की। इसलिए भी उसने एशिया में अपने साथी के रूप में जब खोजा तो उसको चीन दिखाई पड़ा और अब चीन के साथ संबंध को सुधारना भारत की एक मजबूरी भी बन गई। इसके अलावा भारत का जो 20% जो हम निर्यात जो होता है या मार्केट है वो यूएसएसआर के खात्मे के बाद समाप्त हो गया। यूएसएसआर के साथ लगभग 20% जो उसका निर्यात हुआ करता था और यूएसएसआर के विघटन के बाद ये निर्यात जो है इसकी दिशा उसने चाइना की तरफ अब मोड़ दी, यानी चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों की खोज करनी शुरू की और इस तरह से नए व्यापारिक जो संबंध हैं ये चाइना के रूप में भारत को जो विकल्प मिला, इसलिए भी संबंधों को सुधारना पड़ा इनको आफ्टर कोल्ड वॉर अगर देखें तो। साथ साथ एक सबसे बड़ी चिंता जो चाइना की थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड को लेकर के थी। जैसा कि हमने कहा कि 1990-91 में जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया और एकमात्र शक्ति के रूप में यूएसए उभर करके आया और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ। एक ध्रुवीय यहाँ यानी सत्ता का एक केंद्र हो या यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ और अमेरिका के इस उभरती ताकत को लेकर के भारत और चाइना दोनों ही चिंतित हो गए, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका जब एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है तो इसमें अधिक समय नहीं उसको लगता। अगर एशियाई देश इसी प्रकार आपस में संघर्षरत रहते तो बड़ी तेज़ी से वो अपने प्रभाव में एशियाई देशों को ले सकता था। तो ऐसे में यूनिपोलर या एक ध्रुवी जो विश्व है ये एशिया के लिए खतरनाक होता और चीन जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था था उसके विकास में कहीं ना कहीं ये बाधक बन सकता था और अमेरिका भी उभरती शक्ति जो चीन की है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में चीन आ रहा था। तो ऐसे में
अमेरिका जो है वो चीन को अस्थिर करने की भी कोशिश करेगा और साथ साथ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन भारत किसी दूसरी शक्ति की तरफ या बाह्य शक्ति की तरफ, एशिया से बाहरी शक्ति की तरफ हाथ बढ़ाने से बेहतर था कि एशियाई ताकत के साथ हाथ बढ़ाया जाए संबंध दोस्ती का। तो ऐसे में चीन और भारत बल्कि अमेरिका को एक ध्रुवीय विश्व के निर्माण से रोकने के लिए आपस में इन्होंने हाथ मिलाया और बहुध्रुवीय विश्व या मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण के लिए इन्होंने कोशिश की। इसके अलावा भारत और चीन में 40% जनसंख्या विश्व की निवास करती थी और ये 40% जनसंख्या जो भुखमरी, गरीबी, मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण और ख़ासकर जलवायु परिवर्तन और एनर्जी डेफिसिट की समस्या से जूझ रही थी, या ऊर्जा की जो समस्या है, कमी की समस्या, उससे जूझ रहे थे। तो ऐसे में ये जो सारी समस्याएं हैं इनको आर्थिक विकास करने से रोक रही थी। और ये जो नया युग था कोल्ड वॉर के बाद, अब ये तय कर दिया था इस शीत युद्ध के बाद की स्थिति ने कि लंबे समय तक अपने संसाधनों को, अपने आर्थिक संसाधनों को रक्षा व्यय पर, हथियारों की खरीद में या हथियारों की होड़ में हम नहीं खर्च कर सकते। लंबे समय तक अगर हम रक्षा व्यय पर अपने अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे तो हम आर्थिक विकास में पिछड़ जाएंगे। तो ये जो आर्थिक युग शुरू हुआ उसमें रक्षा व्यय पर भारी खर्च के बजाय आर्थिक विकास पर बल दिया गया। और रक्षा व्यय कम कैसे किया जाए, इसका सबसे बड़ा रास्ता यही था कि सहयोग के द्वारा रक्षा व्यय को कम किया जाए, क्योंकि सहयोग एक ही विकल्प के रूप में उभर करके आया। अगर हम सहयोग के द्वारा अपने संबंधों को सुधारेंगे या सहयोग के द्वारा व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी लागत भी कम हो जाएगी, हमारा खर्च भी कम होगा। लेकिन अगर सहयोग के स्थान पर संघर्ष के द्वारा आर्थिक विकास हम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ऐसे में हमारी लागत भी बढ़ जाएगी। यानी लड़ाइयों के द्वारा जब हम व्यापार में अपनी बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लागत, हमारा खर्च दुगना हो जाएगा। लेकिन यदि सहयोग के माध्यम से हम व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लागत भी कम होगी। तो इस प्रकार ये जो सहयोग एक आवश्यक शर्त के रूप में उभरा इस काल में। तो इसलिए पोस्ट कोल्ड वॉर का जो फिनोमेना है इंडो चाइना के रिलेशंस के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था संबंधी जो आपस में निर्भरता हुई भारत और चीन की, इसने दोनों के संबंधों को सामान्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बात, यूएनओ में भारत की जो स्थायी सदस्यता है वो बड़े पैमाने पर यूएनओ के लोकतंत्रीकरण की दिशा में काम कर सकती थी। चीन यूएनओ में स्थायी मेंबर था लेकिन भारत अस्थायी मेंबर था, तो भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन का सहयोग जरूरी था। इसलिए भी भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी लगा भारत को, और स्थायी सदस्यता के लिए चीन का सहयोग बहुत ज़रूरी था। और इस दिशा में आगे काम भी किया गया, व्यापारिक मार्गों को खोला गया, एक दूसरे के नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ व्यापारिक यात्राएं की, खेलों का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ़ को पिघलाया जा सके और दोनों देश एक दूसरे के करीब आएँ। लेकिन इसी बीच 1998 को भारत के द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण जब किया गया तो संबंध अचानक से फिर तनावपूर्ण हो उठे। और 1998 के परमाणु परीक्षण पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तहत भारत पर तमाम तरह के सवाल भारत पर उंगलियां उठाई गई कि भारत ने आखिर किस वजह से परमाणु परीक्षण किया गया है, जब ये इस समय का विश्व एक दूसरे के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो आखिर किस वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने इसको लेकर जो सफाई पेश की या जो कारण गिनाए भारत ने बताया उस समय, और उस समय के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 1998 में कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन है, क्योंकि चीन तेज़ी से आर्थिक विकास भी कर रहा था। तो ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर के भी खतरा लगा चीन से। तो चीन को सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए कहा गया कि उससे सुरक्षा के लिए हमने परमाणु परीक्षण किया है, ताकि हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में आकर के ये बता सकें कि हम शांति और अहिंसा को मानने वाले देश हैं। लेकिन यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला किया गया या हमें कमज़ोर समझ करके हमारी संप्रभुता को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद संबंध थोड़े फिर से तनावपूर्ण होते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इन तनावपूर्ण जो संबंध है ये
आर्थिक ज़रूरतों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाए, यानी जो तनावपूर्ण स्थिति है बहुत समय तक नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इनका आर्थिक हित था, व्यापारिक हित था, ये दोनों के साथ बड़े पैमाने तक जुड़े हुए थे। दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा दोनों भारत और चीन के साथ आपस में जुड़ा हुआ था। इसलिए भारत और चीन आपस में संबंधों को मेरे तनाव को बहुत लंबा नहीं खींच सकते थे। इन संबंधों को लंबा, तनावपूर्ण संबंधों को लंबा खींचने का मतलब था कि अपने आर्थिक विकास के साथ समझौता करना, और साथ साथ जिस तरह की वैश्विक जो परिघटना है, अमेरिका का बढ़ता हुआ दबदबा पूरे विश्व में है, इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उस दौर में काफ़ी तेज़ी से सर उठा रहा था, और विकासशील देशों की तरफ और ख़ासकर एशिया की उभरती शक्ति भारत और चीन की तरफ उंगलियां उठाई गई कि जलवायु में जो परिवर्तन के लिए भारत और चीन बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं पर डाल दी गई कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यानी अपने औद्योगिकरण को किस प्रकार से आप लोग मिनिमाइज़ करिए, उसको रोकिए, जिसकी वजह से जलवायु में हो रहे परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो इसको भारत और चीन ने एक बड़ी चुनौती के रूप में को देखा कि यदि ये एक साथ नहीं आएंगे तो विकासशील देशों को आगे विकास करने से रोक दिया जाएगा। तो इस तरह भारत और चीन इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़े जब जिम्मेदार ठहराए गए, तो इसका सामना करने के लिए भी इन दोनों देशों ने आपस में एक होना ज़रूरी समझा, जिससे कि इसकी जिम्मेदारी विकसित देश भी ले सकें। साथ साथ G8 देशों का देखेंगे जो संचालन है, G8 कंट्रीज़ जो कहा जाता है, विश्व व्यापार का संचालन ये G8 कंट्रीज़ करती थी, और अर्थव्यवस्था पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। और ये जो G8 कंट्रीज़ थी, बड़े पैमाने पर इनकी विश्व की जो संस्थाएं जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF, ये सब में बहुत अधिक प्रभाव इन देशों का था, खासकर वेस्टर्न कंट्री का। और ये उन्हीं देशों को सहायता करती या फंड रिलीज़ करती जो वेस्टर्न कंट्री, जो पूंजीवादी देश थे या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको देना चाहते, और विकासशील देशों को ये इस तरह फंड रिलीज़ करके इनको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़ा नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, इनका लोकतंत्रीकरण कैसे किया जाए, इनको किस तरह से पारदर्शी बनाया जाए, इनके कामकाज के तरीक़ों को, साथ साथ इनको कैसे इंक्लूसिव या समावेशी बनाया जाए, जिससे कि विकसित विकासशील सभी देश इसमें शामिल हो सके बदलती हुई परिस्थितियों में। अन्यथा एक तरफा निर्णय बना करके शक्तिशाली देश इन कमज़ोर या विकास कर रही जो अर्थव्यवस्था उनके ऊपर थोप सकते थे। तो इसलिए एशियाई देशों, खासकर एशियाई देशों में तेज़ी से ग्रो कर रहे भारत और चीन को एक होना ज़रूरी यहाँ पर लगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन एक बड़े साझेदार के रूप में उभर करके अपनी भूमिका निभाएंगे, और आगे चल करके बहुत सारे जो समझौते हुए, जैसे कि SCO या संघाई सहयोग कॉरपोरेशन कहा जाता है, उसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, या आसियान है ये, और सार्क है, ऐसे सारे जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाए गए जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इनमें ये देश भी शामिल होकर के मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड कर सकें, जिससे कि इन देशों के बीच जो व्यापार संबंधी जो लागत है वो कम हो सके, और आपस में ही व्यापार वाणिज्य के माध्यम से ये सहभागिता को बढ़ाएं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के हस्तक्षेप को एशिया में बढ़ने से रोक सकें, और इस तरह से अपने व्यापार को मजबूत बनाते हुए एशिया को एक शक्तिशाली रूप प्रदान करें। और इसी को हम आगे चल करके देखेंगे, जो आपके यूनिट के अगले टॉपिक हैं, कि किस तरह से एशियन आइडेंटिटी को स्थापित किया जाए। जैसे हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं या EU है, उसी प्रकार एक सपना हम देख सकते हैं कि एशियन यूनियन भी भविष्य में हो सकता है कि संभव हो। और एशिया की जो दो बड़े देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में बढ़ रही जो आर्थिक संबंध है, इसका लाभ भविष्य में इनके मध्य स्थित छोटे देशों को भी प्राप्त हो सके।